सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है, हमारे पूरे समाज का, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन की बात करूं, ओबेसिटी एक सर्टेन कंडीशन है कि जब आप उसके बाद रिवर्सल पे काम नहीं कर पाते हो। ओवरवेट इज कि आपका अगर एक हाइट और वेट का एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हायर लिमिट पे हो देन यू आर ओवरवेट। जब आप ओवरवेट है अगर थोड़े से कॉन्शियस उस समय हो जाए तो कभी भी ओबेसिटी की तरफ आप नहीं जाएंगे, आप वहीं से वापस बोलेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हम ओवरवेट की कंडीशन को चेक ही नहीं कर पाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रेगुलर बेसिस पे हर मंथ अपना वेट चेक करते हैं? 10% कम्युनिटी लोग, 90% लोग आज भी इग्नोरेंट हैं। आप अगर खाने चल रहे हैं तो आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि हमारे बॉडी में जाके क्या करने वाला है। हम क्या कहते हैं, भाई देखो जिंदगी के मजे लेने दो, अभी खाने तो बाद में देखेंगे। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जो हमारा इग्नोरेंस है टुवर्ड्स आवर वेट, वही प्रॉब्लम शुरू होती है। और वेट खाली ऐसा नहीं है कि हम दिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वेट का बढ़ना अगर जरूरत से ज्यादा है तो सबसे पहला आपको लेथार्जिक कर देता है, आप एक्टिव ही नहीं रह जाओगे कुछ करने के लिए। और जैसे ही आप करने की कंडीशन में नहीं रहोगे, धीरे धीरे आपका हर जगह से कट ऑफ होना चालू होगा और आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होना चालू हो जाता है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस वही लूज होता है जब आप शीशे के सामने खड़े होकर मीडियम से एक्सेल पे पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो एक्सेल से डबल एक्सेल जाने लगता है तो आप लगता है बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसका अब ये रहेगा ही ऐसे। बहुत सारे लोगों को जब मैं टोक देती हूँ, मेरे घर की बात में बताऊं, अगर टोक दूं बेटा अब ये ऐसे ही रहने वाला, अब ये कम नहीं होगा, और वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो कि जुम्बा इंस्ट्रक्टर रह चुकी है बहुत पहले। शी वेंट टू 110 kgs और वो 65 kgs पे आई जस्ट बाय डाइट, जस्ट बाय सम सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज। एंड वेट लॉस इज एक्चुअली अ बिग इशू नाउअडेज, और आने वाले टाइम में और बड़ा होगा। अभी आपको बताना चाहूंगी कि जो ओबेसिटी है ये इंडिया में बढ़ती जा रही है। इट इज ऑन राइज। 1 in every 4 person has a weight problem। 4 में से 1 व्यक्ति को ओवरवेट का प्रॉब्लम है, ईदर ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, और ये बड़ी चीज है, राइट। द प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग इंडियंस इंक्रीज इन 2019-21 एज कंपेयर टू 15-16। 2015-16 में जो डेटा था NFHS के हिसाब से वो 2019-20 में बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले 5 में 1 व्यक्ति ओवरवेट की प्रॉब्लम से सफर कर रहा था 2015-16 में, बट 19 और 21 का जो ये सेक्शन था, जो कोविड एरा भी जिसको हम कह सकते हैं, इसमें वेट लोगों का बढ़ा। अभी 4 में से 1 व्यक्ति को ओवरवेट का इशू है। ओबेसिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ये एक बहुत जबरदस्त ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, जैसा कि मैंने कहा, नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड। अभी इंडिया में तो खैर मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, बट इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, इफ यू टॉक अबाउट सम अदर नेशन जिनका पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर है, वहां के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ की पूरी तरह से प्रोसेस फूड का इस्तेमाल होता है। किसी भी तरह से किचन का, जैसे इंडिया में देखा जाए तो किचन का इंडल्जेंस बहुत ज्यादा है। As per World Health Organization, the worldwide prevalence of obesity nearly tripled between 1975 and 2016. 1975 से 2016 के बीच में जो ओबेसिटी का ऑकरेंस है वो 3 गुना बढ़ चुका है। That is why ये अभी आने वाले समय में एक तरह का पैंडेमिक घोषित कर दिया जाएगा। Obesity, once considered a problem in wealthy nation, is shifting in low and middle income countries. एक समय में इसको एक कहते थे ना, मोटा है तो संपन्न घर का व्यक्ति, खाते पीते घर का, रनिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी ये खाली वहीं तक नहीं रह गया है, ये खाली एक क्लास या आप कह सकते हो खाने पीने वाली जगह पे नहीं रह गई, ये लोअर जगह भी पहुंच गया है। क्योंकि जो ओबेसिटी है ये अगेन मैल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। आपके शरीर को जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, उसको वो दे रहे हो जो उसको नहीं चाहिए, तो वो आउटकम में भी आपको वही देगा जो आपको नहीं चाहिए, resulting in obesity and overweight problem. According to Global Burden of Disease (GBD) study, 5.2 million people died prematurely in 2019 due to obesity. पता है आपको? ओबेसिटी से लोगों की डेथ भी होती है। कितने लोगों को पता है? वेरी नाइस। 5.2 मिलियन पीपल 2019 में प्रीमेच्योरली खत्म हो गए, जितने की
6 times the number that died from HIV and AIDS that year. HIV और AIDS से जितने मरे थे उससे 6 गुना ज्यादा ओबेसिटी से लोग मरे। अभी और डिजीजेस के साथ कंपेयर करें तो नया डेटा भी आएगा, भी खाली इतना डेटा है। वर्ल्ड वाइड more than 8% of all death in 2019 happened due to obesity. 8% लोग 2019 में सिर्फ ओबेसिटी की वजह से खत्म हुए। हमने कोविड का पैंडेमिक समझा था, लेकिन ये वो पैंडेमिक है जिसके लिए हम अवेयर नहीं है और जो रेगुलरली हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। तो बी वेयर। ये एक डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने करा हुआ है इंडिया के अंदर, इंडिया की एजेंसी है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं लोएस्ट इनकम ग्रेड, सेकेंड जो ग्रेड आता है हमारे यहाँ जो इनकम ग्रेड है, मिडिल, फोर्थ, हाईएस्ट। 2015-16 के जो व्हाइट वाले आप ग्राफ देख रहे हैं सारे 15-16 के ग्राफ हैं, और जो आप ये रेड वाला ग्राफ देख रहे हैं 19 और 21 के बीच का ग्राफ है। आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है। The percentage of obese men between the ages of 15 to 49, 15 से 49 साल के जो लोग हैं, जो मेल हैं, उनमें जो ओबेसिटी का जो बढ़ावा हुआ है वो 23% हुआ है। 19% हुआ करता था, 23% हो चुका है। And among women the number jumped from 21% to 24%, यानी कि 3% बढ़ा। That means by saying this कि अभी क्या है, हम अवेयर हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं, पर अभी हमें बहुत, इस डेटा से हमें खाली इतना समझना है कि हमें कितने लोगों तक पहुंचना बाकी है। अभी हमारे पास कितने ज्यादा लोग हैं जिन्हें हमें इस अवेयरनेस का जो वर्ड ऑफ माउथ है उसको स्प्रेड करना है। अभी सर ने कहा ना कि आप बैठ जाते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव होना बंद कर देते हैं एक पॉइंट के बाद, बट ये डेटा अगर आप देखें और समाज के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो अभी से शेयर अप हो जाइए। ये जो समय है, ये जो मंथ हम लोगों ने अलग अलग रखे, ये सिर्फ इसीलिए रखे हैं, हमारा तो काम चल ही रहा था ना, हम तो सब चीजों पे काम करते हैं। हम एक प्रोडक्ट को क्यों फोकस कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो जो एक अवेयरनेस है वो क्रिएट हो, और वो क्रिएट होने के बाद हम उस पर काम करें और उसका रिजल्ट हमारे समाज को मिले। क्या पता आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर दो जिसको कि ओबेसिटी की वजह से शायद बहुत ज्यादा तकलीफ इन फ्यूचर हो सकती हो, और आप उसके लिए भगवान बन के उसकी लाइफ में आ जाए और उसको उस समस्या से आप बचा लें। चाइल्डहुड ओबेसिटी, अब आते हैं बच्चों के ऊपर। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की मॉडर्न लाइफ में। हर बच्चा ऐड देखता है, रील देखता है, और रील में आप देखोगे, अगर ये शहर वाली बात हम लोग दर्श के लिए बात कर रहे थे तो उन्हें शहर वाला किसी रील में देखा था, पर एट द सेम टाइम अच्छी और बुरी दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है। तो एक तो ये पार्ट है कि लोग देख रहे हैं, रील्स में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखो तो उनकी लाइफ भी बड़ी चैलेंजिंग हो गई। अभी उनको क्या है, एक हमने अंधे दौड़ में डाल दिया है। केजी फर्स्ट क्लास के बच्चे को क्लास में नंबर 1 आना है, ज्यादा पढ़ना है, इतना होमवर्क उतना होमवर्क, कितना हैवी बैग। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी आई गेस 4th-5th में है, और वो बताती है कि उसका बैग इतना हैवी होता है कि मुझे उठा के चलने में भारी लगता है। तो बच्चों के बैग्स हम हैवी कर रहे हैं। ये सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ऐसा है। अब बच्चों को किड्स आर फार मोर सेडेंटरी देन दे यूज्ड टू बी। आप अपने बचपने में जाइए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अबव 30 तो होंगे मोस्ट ऑफ ऑल। आप अपने बचपने में जाइए, आप ऑन एन एवरेज कितनी देर पढ़ते थे और कितनी देर फिजिकली इन्वॉल्व होते थे? अगर आप सोचिए तो आप शायद घंटा 2 घंटा पढ़ते रहे होंगे। फिर आपका खेलने का टाइम होता था, सोने का टाइम होता था, हर एक चीज का एक मतलब एक होता था, फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी। अभी के बच्चे क्या है, वो स्कूल से आते हैं, फिर उनका कोचिंग का टाइम होता है। 1st-2nd क्लास तक के बच्चों के लिए हाल चल रहा है, जिनका ट्यूशन का टाइम है, कोचिंग का टाइम है, फिर कोचिंग के बाद उन्हें किसी ना किसी क्लास में जाना है, डांस क्लास या कुछ भी। आजकल के मदर फादर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उससे होके आते हैं, फिर बेचारे खाते पीते हैं, फिर उन्हें होमवर्क करना है। फिर आप देखो ज्यादातर चीजें वो बैठ के कर रहे हैं, सेडेंटरी है लाइफस्टाइल। बहुत कम पेरेंट्स हैं जिन्होंने डांस या कुछ उसमें डाल भी रखा है, ज्यादातर यही है जो बैठ के करना है। सुबह से क्लास में बैठे हैं, क्लास में अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराई गई तो ठीक, नहीं कराई गई तो क्लास में बैठे हैं, वहां से आने के बाद फिर घर में बैठे हैं, फिर ट्यूशन में बैठे हैं, फिर होमवर्क करने बैठे हैं, और फिर रात में सो जा रहे हैं खा के। उस बीच में जो वो खा रहे हैं उसका हमें कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि हर बच्चा बाहर निकल रहा है। जो बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी चाहिए रहती है बाहर से खाना खाने के लिए। आए दिन चाप ले लीजिए, पिज्जा, छोटे से छोटा एक मतलब आप 5 साल के बच्चे पिज्जा हट और डोमिनोज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई ऐसा जो कहेगा नहीं जानते हैं? किसी के बच्चे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे?
Every household has this problem. And childhood obesity को चेक करना हमारे लिए इतना जरूरी है, क्योंकि अगर एक एज ग्रुप में ओबेसिटी आ रही है तो ठीक है, हमने एक जिंदगी का एक पड़ाव तो एटलीस्ट पार किया हुआ है, पर जो बच्चे हैं जो 4 साल 5 साल 6 साल में जो ओबीज हैं, आप सोचो 15-16 साल के होते भी जो कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम आपने सुनी, एक सीएमएस का बच्चा था, उसको 6 क्लास का बच्चा है या 6 या 7 साल का बच्चा, उसको कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है। क्यों हुई होगी? आप सोच के देखिए। अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड में जो भी चीजें हैं हेल्थ की, अगर उस पर आज ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले 10 साल में बच्चे 15-16 साल के होते होते बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होंगे। चश्मा लग चुका होता है, बाल झड़ रहे होते हैं, बाल सफेद हो चुके होते हैं 12-13 साल के बच्चों के आज के टाइम में। बहुत सारे ग्रे हेयर के इश्यूज आ रहे हैं जिनके बच्चे 12-13 साल के हैं। तो इट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, नोटिसिंग एंड मेकिंग पीपल अवेयर। ये एक छोटा सा फूड कोर्ट का फोटो है, और ऐसे करके बनारस के अंदर तो मुझे लगता है कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट आप शाम को चले जाइए खाली नहीं मिलेगा, पूरा भरा है। अगर चाट की ठेला भी है तो उस पर भी भीड़ है, बताशे का ठेला है उस पर भी भीड़ है, बड़े रेस्टोरेंट, छोटे रेस्टोरेंट, कैसे भी रेस्टोरेंट सब फुल है। अब इस टाइप में, इस लाइफस्टाइल के साथ में जब हम हर दिन बाहर खा रहे हैं तो वहां पे ओबेसिटी को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। कितने लोग शौकीन है बाहर खाना खाने के? यहाँ पे मुझे एक चीज को कमेंट करना पड़ेगा। मुझे संगीता जी के ग्रुप में एक चीज सुनने में आई और जो मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने फॉलो किया। पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग वन फीचर, जिसमें रात के 8 बजे से पहले वो अपना डिनर कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हम रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे गरिष्ठ भोजन करेंगे तो हमारा लीवर धीरे धीरे, क्योंकि उसका भी डिटॉक्सिफाई करने का एक लिमिट है, धीरे धीरे वो डिग्रेड होता रहेगा। और आप देखिए, आपको पता नहीं चलता कब आपका लीवर फैटी हो जाता है, ग्रेड 1 फैटी लीवर, फिर ग्रेड 2 फैटी लीवर, और किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। बट एक ये बेसिक चीज, टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? तो अगर एक छोटी सी चीज ओबेसिटी में हम फॉलो करने लग जाए, जो भी लोग ओबीज हैं, 8 बजे से पहले खाना खा लीजिए और हल्का खाना खाइए। आप देखेंगे कि आपके ऑर्गन्स को अपनी क्लीनिंग करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। रात के 8 से सुबह के 8 यानी कि 12 घंटा खाना हल्का खाया तो 4 घंटे 5 घंटे में पच जाएगा। 5 घंटा बॉडी को अगर रेगुलर बेसिस में खुद को क्लीन करने को मिल जाए तो आप सोचो प्रॉब्लम 50% आपकी कम हो जाएगी। अगर आप कुछ बाहर का भी खा रहे हैं तो भी लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हेवी टॉक्सिन्स को भी आपकी बॉडी से बाहर कर देता है, पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। The problem is so prevalent that there's even an obesity foundation of India. इंडिया के अंदर ओबेसिटी का फाउंडेशन बनाया गया है, मतलब एक एजेंसी बनाई गई, which also blames the prevalence of television commercials promoting unhealthy food and poor eating habits. ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये ब्लेम करती है टेलीविजन को, ये ब्लेम करती है सोशल मीडिया को कि इस पे जो ईटिंग हैबिट्स को लेकर गलत इंफॉर्मेशन लोगों में फैलाई जा रही है, ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है ओबेसिटी को इंडिया के अंदर बढ़ाने का। इट एस्टिमेट्स चिल्ड्रंस कंजम्पशन ऑफ शुगरी सोडास हैज इंक्रीज्ड बाय 300% इन लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि 20 इयर्स में कंजम्पशन ऑफ शुगरी सोडा, जो कोल्ड ड्रिंक, जो बाहर की ड्रिंक्स, स्टिंग और जितनी सारी ड्रिंक्स हम पीते हैं, इंक्लूडिंग फ्रूटी, इंक्लूडिंग माजा, 300% तक शुगर का कंजम्पशन बढ़ चुका है लोगों की बॉडी में, बच्चों की बॉडी में, क्योंकि बच्चे ये चीजें ज्यादा लेते हैं। बट ओबेसिटी इज नॉट जस्ट अफेक्टिंग द अर्बन वेल टू डू। खाली शहरों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, अभी गांव में भी हो गई है, क्योंकि फोन वहां भी पहुंच गया है। रील बनाने में आज के समय में स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो चुका है लोगों का। शहरों में तो चलिए आप अगर कहीं जॉब में है या कहीं है तो कोई बात नहीं, गांव में भी आज हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है। हर कोई जिसको कि कहीं फोकस नहीं मिल रहा था उसने रील बनाना चालू कर दिया है, वो फेमस होने लग गया। अभी कितने सारे स्टार्स बन गए उसी में से। एक नाम शिवानी कुमारी का कुछ समय पहले मेरे दिमाग में आया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं और वो रील बना रहे हैं। तो आप सोचो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन जो गांव जाना जाता था कि जिसमें लोग मेहनत करते थे, हल चलाते थे, खेत में होते थे, अभी उन्हें भी लगता है हम यूट्यूबर बन जाएंगे तो ज्यादा अच्छी कमाई कर लेंगे, हम उतनी मेहनत क्यों करने जाए। ऑब्वियसली अगर आपको बैठ के आराम में पैसे मिल जाए कुछ भी करके, आज के समय में फेमस कोई जो कुछ भी करता है,
कैसा भी डांस कर दिया, कुछ भी गा दिया, और जो फनी वीडियोस, जो बहुत ही अजीब अजीब वीडियोस बनाते हैं वो ज्यादा फेमस हो जाते हैं और ज्यादा लाइक और उनको कमेंट और शेयर मिलने लग जाता है। तो वहां पे भी इसलिए ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पहुंच गई है। The Indian researchers have found it's also an issue in India's village where 3 out of 4 Indians live still. अब आते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये तो था ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स, इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपको समझा सके कि भाई ओबेसिटी किस लेवल तक पहुंच गया है, एंड हेल्प्स अस, इट शुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट? Obesity and overweight are defined as abnormal or excessive fat accumulation inside the body. Overweight, abnormal, जब आपकी बॉडी में जितना वेट होना चाहिए, सपोज करिए लेट्स से 5 अगर किसी की हाइट है तो उसका बॉडी वेट 58 to 62 kgs के बीच होना चाहिए, राइट? 58 है, बहुत अच्छी बात है। 62 है, ठीक है, पर अगर यही वेट 64, 65 पहुंच जाता है तो आप ओबीज नहीं है, बट आप ओवरवेट है। यहाँ पे ही अगर आपने चेक लगा दिया तो आप ओबीज होने से बच जाएंगे, पर अगर यहाँ चेक नहीं लगाया और अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया तो ये कब 70 और कब 75 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आप आ जाएंगे ओबीज की श्रेणी में, राइट? तो जब भी एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होगा तो वहां पे हम ओवरवेट या ओबीज के कंडीशन में आने लग जाएंगे। आइडियल बॉडी वेट जो होती है वो हाइट के हिसाब से WHO ने ऑलरेडी दी है, गूगल पे खूब मिलती है। आप आराम से अपने घर में सब लोग एक वेट हाइट का चार्ट बनाइए और घर के हर मेंबर का एटलीस्ट महीने में एक बार वेइंग कराइए और उनका एक देखिए कि मतलब वेट अगर इन अकॉर्डेंस टू देयर हाइट है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वर्क ऑन दैट। ओवरवेट, अगर बॉडी वेट 10% अबव, जो आइडियल बॉडी वेट है अगर 10% अबव है तब आप ओवरवेट है, पर अगर वो 20% अबव है देन आप ओबीस हैं। बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक कैलकुलेशन का तरीका है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्रोफेशनली ट्रीट कर रहे हैं, अगर आप बहुत ओबीस लोगों के साथ डील कर रहे हैं तो आप उनके साथ बहुत प्रोफेशनली बिहेव करिए, उनका एक डाइट चार्ट बनाइए। पहले तो उनकी लाइफस्टाइल चेक करिए कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, फिर उनका एक डाइट चार्ट बनाइए, देखिए वो दिन भर में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें वो कंज्यूम करने के लिए बताइए जो उनके लिए हेल्दी है, और ऐसा करने के बाद उनका BMI कैलकुलेट करिए जो कि वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट होता है। ये BMI कैलकुलेट करने के बाद आप उनको बताइए कि भाई आपका BMI बढ़ा हुआ है, उसको कम करने का तरीका क्या है। आप रैंडमली किसी से भी जाएंगे और बोलेंगे भैया वजन बहुत ज्यादा है, इसको कम करो, ऐसा है ये 4 सप्लीमेंट खा लो वजन कम हो जाएगा, घंटा कोई नहीं करेगा। माइंड मत करिएगा, कोई नहीं करने आएगा। जब तक कि आप एक डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं 500, 600, 800 रुपए फीस देते हैं और पूरी चीजें फॉलो करते हैं, राइट? बताते वो भी वही हैं और बताएंगे आप भी वही, पर अगर आप प्रोफेशनली डील करेंगे तो लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा, लोग फॉलो भी करेंगे और आपका एक जो गुडविल है जो आप कराना चाहते हैं समाज में वो भी होगा। और बॉडी मास इंडेक्स देखिए, ये भी पूरा अगर आप चाहेंगे तो स्लाइड आपको मिल जाएगी, जिनका कि 18.5 to 24.9 है वो नॉर्मल है, अगर 25 से 29.9 या 30 तक है तो वो ओवरवेट है, 30 to 39.9 या 40 तक है वो ओबीज है, और अगर मोर देन 40 BMI आता है यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स आता है देन वो फैटल की कंडीशन में जा रहे हैं, उनको कोई भी बड़ी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उनके साथ किसी भी दिन कुछ भी घटित हो सकता है, राइट? चलते हैं कॉजेस ऑफ ओबेसिटी। आप सब जानते हैं, इसमें बहुत एलाबोरेट कुछ करने का नहीं है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, लेट के टीवी देखते हैं, लेट के खाते हैं, लेट के पढ़ते हैं, सामने टीवी चला लेते हैं और आराम से जिसको कहते हैं ना पसर के फैल के सोना, तान के बैठना, वो वाला सीन। गलत तरह की ईटिंग हैबिट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैपटॉप पे होते हैं, मोबाइल पे होते हैं, जिसमें हम अगेन बैठ के काम करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा लेकिन तरीका भी है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो इसका सिंपल सा तरीका है हाउ टू ओवरकम इट, राइट? स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम तनाव में रहते हैं, तो जब तनाव में रहते हैं तो आप कई बार बिंज ईटिंग करते हैं, ज्यादा खाते हैं। तो स्ट्रेस में हमें कुछ लोग होते हैं जिनकी भूख मर जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जो ज्यादा खाना खाते हैं। तो स्ट्रेस अगेन आपका ओबेसिटी बढ़ाता है, और सिर्फ खाना ही नहीं, वो आपके हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे अगेन आपका वजन बढ़ता है। गट माइक्रोबायोम,
हम लोग कई बार प्रोबायोटिक के बारे में बहुत बातें करी हुई है। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने में। हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारी ओबेसिटी ठीक रहेगी, हमारी ओबेसिटी चेक रहेगी, राइट। तो गुड बैक्टीरिया का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। फर्मेंटेड फूड्स जैसा कि इडली, जैसा कि डोसा, जैसा कि उत्पम, ये इस टाइप के जो खाना होता है, जो आप विनेगर लेते हैं, जो पिकल्स होते हैं जिनमें बाहरी मसाले ना पड़े, जो नेचुरली बने पिकल्स होते हैं, ये सब चीजें आपके बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। दही, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। प्रोबायोटिक एप्लॉम में है एपगर प्रो के नाम से, आप उसका रेगुलर कंजम्पशन कर सकते हैं, जिससे आपके गुड बैक्टीरिया का कंसेंट्रेशन बॉडी में अच्छा रहे और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और आप फिट बढ़िया बने रहेंगे। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, हमारी सबकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं, सबकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं। किसी की बॉडी में ग्लैंड्स ना हो, कोई ऐसा है? सोच लीजिए, हो सकता है किसी की बॉडी में ना हो। सर नहीं है क्या? मुझे लगा आप हाथ उठाने जा रहे हैं। ग्लैंड्स की कोई हिंदी बता सकता है? ग्रंथियां, ग्रंथियां। सबके शरीर में अलग अलग ग्रंथियां होती हैं जिनसे अलग अलग हार्मोन्स का स्राव होता है, राइट। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के हर क्रियाकलाप, चाहे वो स्ट्रेस बिल्डिंग हो, चाहे वो स्ट्रेस रिलैक्सिंग हो, चाहे आपको खुश महसूस कराना हो, या बॉडी के अंदर जितने भी ग्रोथ हार्मोन हो, हमारी ग्रोथ कराने के लिए हो, कोई भी तरह का रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो, प्रजनन प्रक्रिया से रिलेटेड काम हो, ये सब कुछ हार्मोन्स करते हैं। और हार्मोन्स निकलते कहां से है? ग्लैंड से। अगर इनमें डिस्टरबेंस हो जाए, हम कई बार कहते हैं हार्मोनल डिस्टरबेंस हुआ, तो हार्मोनल डिस्टरबेंस खाली एक रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिस्टरबेंस नहीं होता है। हार्मोन्स किसी की तरह का भी प्रॉब्लम कर सकता है, आपको एंजाइटी कॉज कर सकता है। अगर आपका पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नहीं सेक्रेट कर रहा तो आपको नींद की समस्या हो जाएगी, नींद की समस्या होगी, आप एंजाइटी में चले जाएंगे। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हार्मोन नहीं सेक्रेट करेगी तो आपको अलग तकलीफें होंगी। एड्रीनल ग्लैंड सेक्रेट नहीं करेगी तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी। तो हमारी बॉडी का हर काम ग्लैंड्स करते हैं और उनसे द्वारा सेक्रेट किए हुए हार्मोन्स करते हैं, पर हम इनको कभी ध्यान नहीं देते हैं। देते हैं कभी ध्यान? नहीं देते। कभी आज नोट कर लीजिए, जब गूगल पढ़ना शुरू करिएगा ना, यूट्यूब पे हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, पढ़िए, देखिए क्या क्या चीजें हैं आपकी बॉडी के अंदर। हम बाहर के मकर जाल में फंसे हैं, अंदर का मकर जाल एक बार देख के तो देखिए, क्या पता आपको कुछ बहुत नई चीज आपके बारे में पता चल जाए, राइट। तो ये जो ग्लैंड्स और हार्मोन्स है, इनका भी फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी में वेट बढ़ना चालू हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगेन वन अनदर प्रॉब्लम जो कि आपका वेट बढ़ाती है, जो कि आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है, तो इसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। ये भी एक हार्मोन है सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जो तलब होती है, क्रेविंग होती है, बढ़ जाती है। आपको खस्ते टाइप की चीजें खाने का मन करेगा, प्रोसेस फूड खाने का मन करना चालू हो जाएगा, मीठी चीजें खाने का मन ज्यादा करने लग जाएगा, और बॉडी में जैसे जैसे हार्मोन सेक्रेट होने लग जाते हैं, हमें वैसी ही चीजें चाहिए होती हैं। तो इसलिए थायराइड को भी चेक करना बहुत जरूरी है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जिनको आज तक नहीं पता था, आप समझ लीजिए कि किसी भी महिला के जो प्रजनन प्रक्रिया होती है, प्रजनन अंग होते हैं, उसमें 2 ओवरीज होती हैं। एक ओवरी में अगर कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी आ जाए जिससे कि बहुत सारे उसमें मतलब बहुत सारी ओवरीज बन जाएं, राइट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पीसीओडी। आप देख भी रहे होंगे, एक नॉर्मल ओवरी है, एक पॉलीसिस्टिक ओवरी है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है लोगों में, और अगेन वो एक जबरदस्त हार्मोनल इम्बैलेंस को दर्शाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम, फैमिली की जो मतलब जो आगे जो लोग प्लान कर रहे होते हैं कंसीव करने के लिए, वहां प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम इनकी वजह से भी आजकल आ रही है। 10 साल पहले आपको ये सुनने में बहुत कम आती थी, इस समय पीसीओएस और पीसीओडी आपको बहुत ज्यादा सुनने में, और ये भी वजन बढ़ाने में बहुत हद तक काम करता है। एडिक्वेट नींद अगर आपकी नहीं आ रही, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, तो भी आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। और कई बार वजन ना बढ़ना, आप कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। मेडिसिन, बहुत सारी स्टेरॉइड मेडिसिन भी दी जाती है। अभी जब लोगों को कोविड हुआ था तो उस टाइम आपने देखा था फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन या फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन था स्टेरॉइड्स।
सबको पता है, दी जाती थी स्टेरॉइड्स टाइम बहुत ज्यादा। स्टेरॉइड्स ज्यादातर ऐसे टाइम पे तो दी ही जाती हैं। कई बार जो लोग बहुत एक्सेसिव जिम करते हैं तो वहां क्या होता है, उनकी मसल्स को फ्रेम में डालने के लिए भी बहुत स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कई बार बहुत सारे मेडिकेशंस अननोइंगली आप ले रहे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने कई बार वर्ड सुना होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप कई बार ले रहे होते हैं। स्टेरॉइड्स आपके शरीर को बिल्कुल फुला देंगे, कहते हैं बलूनिंग कर देते हैं आपके बॉडी की पूरी तरीके से। तो ये चेक करना भी अगेन बहुत जरूरी है कि हम कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं। हम क्यों कहते हैं लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ। मेडिसिन आपके लिए 1-2 दिन के लिए इमरजेंसी के लिए ठीक है, पर इफ यू आर कंज्यूमिंग मेडिसिन एवरी डे, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, वहां पे बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि उसके अपने आप में इतने सारे सिम्टम्स निकल आते हैं, इतनी सारी दूसरी समस्याएं वो पैदा कर देता है कि फिर उसको हील करने के लिए आपको दिक्कत होने लगती है, आगे मेडिकेशन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिकेशन में आए, नेचुरल तरह से हीलिंग करें खुद की, तो मेडिसिन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। डिप्रेशन, एंजाइटी, वन अनदर इशू जो कि आपका वजन बढ़ाना, ओबीज करना या आपकी बॉडी में ईडिमा क्रिएट करना, वाटर रिटेंशन क्रिएट करने का काम करता है। जब डिप्रेशन या एंजाइटी होती है तो अगेन आप क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करना शुरू करते हैं। आपको तनाव होगा, स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा है चिप्स लेके आ गए बैठ के खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उस टाइम आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उसके बाद पिज्जा ऑर्डर हो गया, आपको स्ट्रेस हो रहा है, किसी बात की एंजाइटी है, तो आपको लगता है कि आप खा लो तो हो सकता है आपको अच्छा लगने लग जाए। लेकिन उस टाइम 1-2 दिन अगर आपको रेगुलर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज्यादा खाने लग जाते हो, ऊट पटांग खाना खाने लग जाते हैं, और फिर वो अगेन वेट को बढ़ाने का काम करता है। लॉन्ग सिटिंग आवर्स, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे वीडियो गेम खेल रहे हो, चाहे आप मोबाइल लेके बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हैं, आप ज्यादातर तक बैठे होते हैं। इसके बहुत सारे और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं आपकी पूरी बॉडी के ऊपर में, आपके सिटिंग पोस्चर, आपके स्टैंडिंग पोस्चर। लोगों का जो ये कंधा है ना, अभी सीधा होने की जगह वैसे हो गया, काफी सारे लोग झुकते चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मीनाज एंड मीनोपॉज, मीनोपॉज का जो टाइम होता है उस टाइम भी बहुत ज्यादा हार्मोनल बैलेंस होता है, जिसकी वजह से अगेन वेट बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो नॉर्मल लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, हम इनको कैसे हील कर सकते हैं? सपोज करिए आप लैपटॉप पे आपको काम करना है, ठीक है, लंबे आवर्स तक करना है। आजकल सारे आईटी सेक्टर बिना लैपटॉप के आप काम नहीं कर सकते, तो क्या जरूरी है आप एक जगह बैठकर लैपटॉप पे ही काम करते रहें? आप उसको उठकर कहीं ऊंचे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं कि जितनी देर आप खड़े रहिए। आपने 1 घंटा काम किया, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, अच्छे से वॉक कर लीजिए, खूब पानी पी लीजिए, एक ब्रेक मिला बॉडी को। जितनी देर वो बैठी रही उतनी देर आपने उसको थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया। फोन पे बहुत लंबा काम है, आपको लंबे लंबे देर बात करना है, तो क्या जरूरी है हम बिस्तर पे बैठकर, आजकल वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम है, तो मैं देख भी रही हूँ जो आजकल के नवयुवक या जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बैठे होते हैं, फैल के बात कर रहे होते हैं। क्या वही बात हम वॉक करते समय नहीं कर सकते हैं? अगर हम वॉक करते हुए बात करेंगे तो हमारी बॉडी के कैलोरीज बर्न होंगे, हमारी बॉडी को उतनी देर ग्रीसिंग मिलेगी, और ऐसे बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिनसे कि आप उन्हीं सर्कमस्टांसेस में अपने लिए, अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसा किया जाए, बच्चे मान लीजिए सपोज करिए वो गेम भी खेलना चाह रहे हैं, जैसे मेरा बेटो को अगर कभी आप वीडियो गेम दे देंगे तो कभी बैठ के नहीं खेलता है, जितनी देर वो कूदता रहता है, जो उसमें जो भी इमेज होती है उतनी देर वो भी कूदता रहता है, जंप कर करके। वो उसको अगर जंप कराता है तो खुद भी जंप कर रहा होता है। तो अगर इस तरह बच्चे खेल रहे हैं तो फिर भी ठीक है कि चलो एटलीस्ट बच्चे जंप करें, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड, पूरे दिन नहीं। आप पूरे दिन गेम नहीं खिला सकते, पूरे दिन नहीं करा सकते ऐसा, फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें अभी तक जितनी बताई गई, ये ज्यादातर लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से क्रिएट होने वाली समस्या है। नाउ कमिंग ऑन टू रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। रिस्क फैक्टर कहाँ पे है? हमने जैसे बात करी ओवरवेट का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, उसकी वजह क्या क्या है, पर अभी रिस्क फैक्टर्स पे बात करना बहुत जरूरी है। एक जो मेजर रिस्क फैक्टर ओबेसिटी के साथ में है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि सीवीटी, यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। जितने लोग मोटे होते हैं 80-90% उन लोगों को हार्ट का ट्रबल होता है, क्योंकि जो फैट बढ़ता है ना, ये फैट आपको फैटी लीवर भी कर देगा, ये फैट आपकी सारी आर्टरीज में जाकर डिपॉजिट होने लग जाएगा, नतीजा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे बढ़ा रहेगा तो हार्ट को इम्पैक्ट पड़ेगा और हार्ट कमजोर होने लग जाएगा।
तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सारा कुछ आता है। सेकेंड रिस्क फैक्टर है पीसीओडी। अगेन अगर ओबेसिटी आपकी ज्यादा होगी तो पीसीओडी आपने एक बार ठीक कराई फिर वो आती और जाती रहेगी। पीसीओडी आप देखेंगे कि परमानेंटली हील नहीं हो पाती है, वो बार बार हो रही होती है, क्योंकि उसको जो ग्रोथ करने का, पनपने का जो वजह है वो आपकी बॉडी के अंदर रह जाता है। आप भले दवा खाकर उसको किसी तरह से कुछ समय के लिए हील कर लें, पर अगर बॉडी की कंडीशन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो बार बार आएगा। तो पीसीओडी वाले लोगों को सबसे पहला काम है अपना वजन कम करेंगे। जैसे ही वजन कम होगा फिर ये कंडीशन में आपको आराम मिलने लग जाएगा। फैटी लीवर, एक हेल्दी लीवर और एक फैटी लीवर। जैसे ही आपकी बॉडी में वजन बढ़ना चालू होता है तो फैट का डिपोजिशन लीवर में भी होना चालू हो जाता है। ग्रेड 1 फैटी लीवर, देन ग्रेड 2 फैटी लीवर, उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है, फिर जो लास्ट स्टेज होती है दैट इज सिरोसिस। कई बार ऐसा होता है, लोग इग्नोर करते हैं, उनका बेली फैट बढ़ता जा रहा है, ब्लोटिंग हो रही है परमानेंट, एसिडिटी बार बार हो रही है, पर हम क्या करें, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम उसकी जगह पेंटोप्राजोल ले रहे हैं, हम कोई सा भी प्राजोल वाला ग्रुप ले रहे हैं, हम एंटासिड ले रहे हैं, हम पुदीन हरा ले रहे हैं, लेकिन खाने पे काम नहीं कर रहे हैं। दवाएं सारी ले रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, स्वाद पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जीभ जिंदा रहनी चाहिए, बॉडी का तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक है जबान का काम होना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको कंसिस्टेंटली और बार बार हो रही है तो दैट मीन्स आपका लिवर पूरी तरह से परेशान कंडीशन में है, आपको बार बार ब्लोटिंग हो रही है, एवरीडे ब्लोटिंग हो रही है, तो आप लीवर चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि फैटी लीवर है। ग्रेड 1 का है, थोड़े दिन भी आपने अगर अपने खाने पीने पे ध्यान रख लिया वो रिवर्स हो जाएगा विदाउट मेडिकेशन। ग्रेड 2 का है तो लिवर को मजबूत करने वाले आप जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो लीजिए, उसके साथ में डाइट पे काम करिए, महीना 2 महीना में रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर सेकेंड स्टेज तक आपने ध्यान नहीं दिया तो वो कब फाइब्रोसिस, कब सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार लोगों को एकदम से पता चलता है कि लीवर की लास्ट स्टेज की प्रॉब्लम है, जिसमें कि फिर अगेन खाना पीना एक प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल एक प्रॉब्लम है, वेट प्रॉब्लम है, अल्कोहल कंजम्पशन प्रॉब्लम है, स्मोकिंग प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल में ये इतना ज्यादा आ चुका है कि हम इससे अपनी दूरी बनाने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, हम इससे दूरी नहीं बना पाते और फिर ये ऐसी फैटल कंडीशन आपके सामने लेके आता है जिससे कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता है। फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है और उसके लिए बहुत ज्यादा मॉनिटरी मतलब चाहिए होता है, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, जो कि हर कोई नहीं करा पाता है। एक मेरी हॉस्टल मेट हुआ करती थी, एक सभी 4-5 दिन पहले मेरी उससे बात हुई, उसका हस्बैंड था, उनकी लव मैरिज थी, उसका कुछ तो वर्क प्लेस पे वो गया और उसका पीना वीना थोड़ा ज्यादा चालू हो गया, थोड़ा बहुत लीवर प्रॉब्लम हुई, इग्नोर किया, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है वो भी जॉब करती थी तो इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, वो कब लेता था कब क्या करता था। इन अ वेरी मतलब यंग एज ऑफ 36 ईयर्स ही पास्ड अवे, लीवर फेलियर, और उस लड़की की एज आज मात्र 34 साल है, 34 इयर्स, राइट। तो जब आपको प्रॉब्लम इनिशियली हो रही है, और उसने मुझे बताया भी, जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि विनीत ने मुझे, जब उसको प्रॉब्लम ये थी तो उसने मुझे बोला था कि तुम एक बार ईशा से बात कर लो, हो सकता है उसके पास कुछ ऐसी चीजें हो जो कि मुझे हील कर दे, बट शायद कुछ इश्यूज रहे होंगे, वो नहीं कॉन्टैक्ट कर पाई, नहीं बात कर पाई। आप सोचो वो बंदा वहां जिसने मुझे कभी बात नहीं करी कॉलेज के बाद, कॉलेज में वो भी एमबीए डिपार्टमेंट का था, पर वो क्योंकि फेसबुक पे कनेक्टेड था तो वो ये जानता था कि ये लोग कुछ हेल्थ केयर सेगमेंट पे काम करते हैं, तो हो सकता है इनके पास कुछ ऐसा हो। तो कुछ नहीं पता कब कौन आपको कहाँ सर्च कर रहा हो, कब किसको आपकी कहाँ पे जरूरत हो, उससे पहले आप उस तक पहुंच जाओ। हो सकता है जब उसने मुझसे ये बात कही तो मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं गिल्ट आई, आनी नहीं चाहिए थी, कि काश अगर मैं कांटेक्ट में होती और जब उसको प्रॉब्लम शुरू हुई थी उस समय अगर कांटेक्ट में होती तो मे भी शायद मेरी राय उसने कहीं मान ली होती और वो इस चीज से बच जाता। तो इस तरीके से ये एक इंस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 1-2 साल में मैंने ऐसे 2-4 केसेस देखे जिसमें कि बहुत यंग एज में लीवर फेलियर हो गया। तो लीवर तो एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती, जो आपकी बॉडी को हर चीजों से बचाती, तो आपने अगर उसका ध्यान नहीं दिया तो ये कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम अभी से ध्यान दें, गॉल ब्लैडर स्टोन 10-10 साल तक आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है और आपको पता नहीं चल सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जब तक वो नली में नहीं आएगा, ये जो नली देख रहे हैं ना छोटी सी, ये इस जगह पे,
ये है आपका गॉल ब्लैडर, इसके अंदर एक नली होती है, ठीक है, जो यहाँ से कनेक्टेड होती है। उस नली में जब तक स्टोन आके नहीं फंसता तब तक आपको पेन नहीं होता। और वेट क्या है कि जब आप बॉडी में वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, तो ज्यादा बाइल डक्ट को, जो बाइल सोल्यूशन है वो सिक्रीट करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा बाइल सोल्यूशन सिक्रीट होगा उतना ही ज्यादा स्टोरेज आपके गॉल ब्लैडर में होगा और वो फर्दर स्टोन कॉज करेगा। जिनका वजन ज्यादा होता है, आप उनको एक फ्लोर चढ़ा दीजिए, 10 मिनट उनको पहले बैठ के सांस लेनी पड़ती है। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उनके कहीं ना कहीं लंग्स पे भी इम्पैक्ट है, सीने में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लग जाती। किसी समय अगर 1 मिनट की सांस नहीं आई तो आप सोचिए क्या होगा। किसी इंस्टेंस पे अगर 1 मिनट सांस नहीं आई तो आप सोचिए वही इंसान जिसको आप 2 मिनट पहले बिल्कुल बढ़िया देख रहे हैं तो उसका क्या हाल होगा। तो ये भी एक बहुत मेजर इम्पैक्ट है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज, इनफर्टिलिटी। आप देखो जब भी कोई कंसीव करने जाता है या इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं तो गायनिक ये कहती है भाई वजन कम करिए, ज्यादातर लोग। देखिए एक्सेप्शंस की बात मत करिएगा, हो सकता है कोई ऐसा हो जो दुबला भी हो जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, दोज आर एक्सेप्शंस। बट मोस्ट ऑफ ऑल अगर वजन ज्यादा है तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती। 90% लोग जो टाइप 2 डायबिटीज के आज एग्जिस्ट करते हैं वो सब ओबीज हैं, 90%, 10% एक्सेप्शन। इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज में कंसेप्शन रेट, कंसीव करने में प्रॉब्लम आना, इसके बाद में इनफर्टिलिटी, ओवम का ना बनना, अंडों का ना बनना, मिसकैरेज रेट। और ये खाली फीमेल के साथ नहीं, मेल्स के साथ भी है। अगर मेल्स का भी ओबेसिटी कंडीशन है, ओवरवेट है, तो उनका भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उनमें भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। जिनका वजन ज्यादा है उनको प्रेगनेंसी में तो ओवरऑल प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी में भी बहुत तकलीफ होती है। आप अगर इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दूर तक जाके सोचेंगे तो आप देखेंगे कि जिनका वजन ज्यादा है अगर उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव करा भी है तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का भी उनको इशू आ रहा होगा। ब्लड प्रेशर का इशू है तो अगेन फिर बच्चे पर या जो भी आपका फीटस है उसके लिए समस्या है। ड्यूरिंग डिलीवरी कई बार ऐसा सुनने में आता है भाई माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं। तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंडीशन है ये सब लेके वहीं आपको जाती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजिकल रिस्क भी होते हैं। साइकोलॉजिकल रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आप, ये खाली हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये कॉस्मेटिक कंसर्न भी है। हम लोग जॉ लाइन की बात करते हैं, आजकल मेकअप में बहुत अच्छा आ गया, कॉन्टूरिंग कर दीजिए। फेस बहुत ज्यादा गोल है, फेस में बहुत ज्यादा मांस है, तो क्या करिए डार्क कलर लीजिए और यहां से एक जॉ लाइन बना दीजिए, यहां से बना दीजिए, तो वो फेस स्कल्पचर्ड दिखने लग जाएगा। तो ये कॉस्मेटिक कंसर्न भी है। ओबीज पीपल लैक कॉन्फिडेंस। अगर इंसान बहुत मोटा है और वो ठीक ठाक लोगों के बीच में बैठा है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। उसको लगता है यार हम तो मतलब हम ये कैसे कर सकते हैं, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे हम मोटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है। तो अगेन ये देखने में लगता है बहुत छोटा शब्द ओबेसिटी, मोटापा, बट ये कितना बड़ा है अगर आप राइटली सोचें तो। ना व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव वेट इश्यूज। अगर हमारे पास वेट इश्यूज हैं तो हम क्या करें। आजकल एक कंसेप्ट आया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो हम भी आपको बताएंगे क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से लोग समझ पाते हैं। लेकिन आप देखो अपने इंडियन कल्चर में चाहे वो कोई सा भी रिलीजन हो, फास्टिंग को आज से नहीं सालों से प्रमोट किया जाता है। क्यों? आप देखो नवंबर अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा व्रत होते हैं अगर हिंदुओं की बात करें। मुस्लिम्स में जब ईद का टाइम होता है, रमजान का टाइम होता है, तो आप देखो पूरा विंडो है जिसमें उन्हें कुछ नहीं खाना है, पेट को बिल्कुल खाली रखना है। आप उसको अपने मजहब से तो जोड़िए, ठीक बात है, पर देखिए उन्होंने आपके शरीर के लिए, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने शरीर को फिट रखने के लिए कितना अच्छा सिस्टम बनाया था, लेकिन हमने उसको बाईपास करना सीख लिया है। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करने की प्रथा रही है, एकादशी का व्रत करने की प्रथा रही है। क्यों? हर 11-15 दिन आपकी बॉडी को फुल डिटॉक्स मिलता है, राइट? लेकिन हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। हम 9 दिन के व्रत में इतनी वैरायटी खाते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इतनी वैरायटी खाते हैं कि सोचा जाता है भाई आज मेन्यू में क्या बनेगा, फलाहार मेन्यू। फलाहार मेन्यू में क्या होता है भाई, आलू की टिक्कियां चल रही, साबूदाने के इतने तरीके के बड़े टिक्कियां मिलने लग गए हैं कि जो नॉर्मल डेज में आप ऑयल नहीं खाते उससे ज्यादा आप व्रत में खा के बैठते हैं। कितने तरह की पकौड़ी, मतलब अभी तो आप रील्स में देखो तो फलाहार हर चीज बनने लग गई। जबकि फास्टिंग इसलिए बनाई गई थी कि आप उसमें निराहार रहिए। निराहार से मतलब है लिक्विड लीजिए, पानी पीजिए,
लिक्विड लीजिए तो क्या होगा, बॉडी को अन्न नहीं मिलेगा तो बॉडी को खूब टाइम मिलेगा, वो अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर पाएगी। यूज गार्सिनिया जूस, गार्सिनिया कैप्सूल यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी कोशिश करिए आप इस्तेमाल करिए, राइट। अभी हम लोग बहुत सारी और नई चीजों के साथ आ रहे हैं, डिस्क्लोज में नहीं करूंगी, आप लोगों को बाद में पता चलेगा, राइट। इसके बाद जब आप दोपहर के लंच तक पहुंच रहे हैं, सपोज करिए आप उस दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग पे नहीं है, एक प्लेट सैलेड जो भी सीजनल अवेलेबल है खाइए। नाश्ते में फ्रूट्स को मतलब क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, जो भी सीजनल फ्रूट है। जब फल खाइए तो मोनो फ्रूट खाइए। अगर पपीता खा रहे हैं तो सिर्फ पपीता खाइए, पपीते के साथ संतरा मत मिलाइए, संतरे के साथ में आम मत मिलाइए, और उसके ऊपर चाट मसाला और नींबू तो बिल्कुल मत डालिए। ऐसा करके आपने उसको पूरा कचरा कर दिया, क्योंकि हर फल की अलग अलग एक पिक्यूलैरिटी है। खट्टे फल का पचने का तरीका अलग है, मीठे फल का पचने का तरीका अलग है, हर चीज का पचने का तरीका अलग। और जैसे ही आपने किसी चीज में सॉल्ट या शुगर ऐड किया, आपने उसकी अल्कलैनिटी खत्म कर दी। सॉल्ट और शुगर सबसे ज्यादा एसिडिक चीजें हैं, इसीलिए इनका कंजम्पशन हम जितना ज्यादा कर रहे हैं, हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ता जा रहा है और हीलिंग कम हो गई है। इतना ज्यादा जो सर्दी जुकाम या किसी भी घाव का जल्दी हील नहीं होना होता है, वो है बॉडी का हाईली एसिडिक होना। तो ये बिल्कुल मत करिए, फल का कंजम्पशन करिए, फिर दोपहर में एक प्लेट सैलेड खाइए, एक रोटी खाइए। तो कहाँ जाएगा फिर, सब यही आएगा, बाहर कुछ नहीं जाता। अभी तो समस्या ये है कि जो एक सिस्टम बॉडी को मिला हुआ है, जिसमें पर डे बॉडी का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, 80% जनता कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, उनको हर दिन खुल के मोशन नहीं होते हैं, तो बाहर भी नहीं जा रहा है, रहेगा सब इधर ही, सब यहां से लेकर उंगलियों तक सब दिखेगा आपको। तो इससे अच्छा है डालना ही कम कर दीजिए। जब आप पेट के अंदर कुछ गलत नहीं डालेंगे तो आपको परेशान नहीं करेगा, राइट। तो अदर थिंग्स, इसके बाद छोटी सी लास्ट स्लाइड है, ईट टिल द फर्स्ट बर्थ। जब आप खाना खाएं तो 2 रोटी खाने के बाद एक बार गैप कीजिए, वेट करिए। हो सकता है सेकंड सर्विंग आप अपनी लालच की वजह से या क्रेविंग की वजह से लेने जा रहे हो, उसकी आपको जरूरत नहीं है। कि जब आप खाना खाते हो तो एक हल्की सी ढकार आती है, वो ढकार बताती है कि अब आपका हो गया काम, अब आप उससे ज्यादा खाना मत खाइए, ठीक है। तो फर्स्ट बर्थ। दूसरी ढकार जो होती है, जो लंबी वाली लोग करते हैं, जब खूब खा लेते हैं और 2 गिलास पानी पी लेते हैं, वो ढकार पता है कौन सी होती है, जब आपका पेट पूरा ऊपर तक भरकर खाना इसोफेगस में आ चुका होता है, तो 2-4 खाने के कण भी आ जाते हैं उस ढकार में, वो बहुत नुकसानदेह, उसमें खाना पचेगा नहीं। कम खा के कभी कोई नहीं मरा है, स्टार्विंग की बात नहीं करी, बट कम खा के कभी कोई नहीं मरा। ज्यादा खा के लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। गट क्लिनजिंग का बहुत जरूरी है ध्यान रखना, आपकी इंटेस्टाइन की क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप कॉन्स्टिपेट हो रहे हैं तो वो रेमेडीज पे जरूर ध्यान दीजिए जो कि आपकी आंतों की सफाई कर सके, क्योंकि कोलन कैंसर अपकमिंग बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप कॉन्स्टिपेट हो रहे हैं तो उसको हल्के में मत छोड़िए, वो बहुत बड़ी समस्या कॉज करेगा, और कब समस्या बढ़ा देगा आपको पता नहीं चलेगा। और एडिक्वेट स्लीप, नींद अगर अच्छी है तो आपका डाइजेशन, आपका पूरा बॉडी का तंत्र अपने आप को रिपेयर कर पाता है। तो रात को हल्का खाना, 8 बजे से पहले खाना, और उसके बाद में कम से कम 12 से 14 घंटे बाद अगला कुछ अन्न खाना। अगर आप इतना भी कर लीजिए ना, 16 घंटे का नहीं 14 घंटे का भी विंडो फॉलो कर लीजिए, तो आप देखेंगे वजन रिवर्स में जाने लग जाएगा और आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये सारा प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए था कि आप ये समझो कि वजन कम करना सिर्फ एक प्रोडक्ट का काम नहीं है। आप 1000 mg लेकर 2100, 2000, 5000 कैलोरीज को नहीं पचा सकते हैं। हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और क्या कर सकते हैं? फास्टिंग करनी है, खाने पीने पर ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जुम्बा, डांस, कोई भी फिजिकल चीज, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। कभी ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप रूम बंद करिए और जैसे मन करे वैसे डांस करिए, करके देखिए, आपको मजा आएगी। डिटॉक्स है, आप मेंटली डिटॉक्स होंगे, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, योग प्राणायाम करिए। योग का सीधा साधा अर्थ है आपके इनर सेल से कनेक्ट होना। जब हम जुम्बा करते हैं या कुछ और करते हैं तो हम बाहर से कनेक्ट होते हैं, पर योग जब आप करेंगे तो आप इंटरनली कनेक्ट होंगे, और जैसे जैसे आप इंटरनली कनेक्ट होंगे आपकी बॉडी, आपकी चीजें आपको खुद इंस्टिगेट करने लगेगी कि आपको अब इन चीजों की जरूरत है। तो योग प्राणायाम बहुत जरूरी है। हेल्दी एंड बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे।
इसके बाद ये कुछ क्वेश्चनर्स हैं जिस पे भी हम अगेन नहीं जाएंगे, और ये एक डेटा है जिसके बारे में हमने बात करी थी। What causes obesity and overweight? क्या मेजर कॉज है? The fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between calories consumed and calories expended, right? जो एक डिफरेंस है कि हम जो खा रहे हैं और हम जिसको खर्च कर रहे हैं, यही जो इम्बैलेंस है, यही ओवरवेट और ओबेसिटी कॉज करता है। जैसे ही आप इस इम्बैलेंस को चेक करेंगे, वेट ठीक होने लग जाएगा। अब आते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हमारे पास दो मेजर प्रोडक्ट है। देखिए, ग्रीन टी भी वजन कम करने में हेल्प करती है, प्रोटीन स्पारुलिना भी वजन कम करने में कंट्रोल करता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है जो सिर्फ वेट पे काम करते हैं वो है गार्सिनिया जूस और गार्सिनिया कैप्सूल। गार्सिनिया जूस के बारे में हम सभी जानते हैं। गार्सिनिया जूस सिर्फ गार्सिनिया कंबोजिया, जो कि कद्दू की प्रजाति का एक फल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका जूस है। जो गार्सिनिया कैप्सूल्स हैं, इसके अंदर में गार्सिनिया के साथ में कॉमीफोरा मुकुल और ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट भी मिला हुआ है, जो कि अगेन तीनों ही चीजें वजन कम करने में हेल्प करती हैं। गार्सिनिया का काम कहाँ कहाँ होता है? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में गार्सिनिया को इलनेस से रिलेटेड ओबेसिटी को ट्रीट करने में काफी प्रभावी माना गया है। और जैसा कि मैंने बताया, जो हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड होता है, ये आपके अंदर का जो जमा फैट है उसको गलाने में हेल्प करता है। दूसरा, गार्सिनिया जूस क्या करता है, आपके ब्रेन में एक सेगमेंट होता है, एक पॉइंट होता है जहां जिससे कि आपको भूख लगती है, सेटिटी सेंटर बोलते हैं उसको, ये उसको सप्रेस करता है। जब सेटिटी सेंटर सप्रेस होता है तो आप जल्दी ही फुल महसूस करने लग जाते हैं, यानी कि थोड़ा ही खाना खा के आपको लगेगा कि आपने सफिशिएंट खाना खा लिया है। तीसरा काम करता है, आपकी बॉडी की थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें आपका खाना बर्न होता है और बर्न होने के बाद एनर्जी जनरेट करता है, राइट? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। उस प्रक्रिया को बढ़ाता है जिसकी वजह से जो स्टोर्ड फैट है वो गलना शुरू हो जाता है, राइट? तो ये सारा काम करता है गार्सिनिया। अब आप देखिए मैकेनिज्म क्या होता है गार्सिनिया कंबोजिया का, राइट? गार्सिनिया जो एससीए इसमें से निकलता है, ये क्या करता है, एटीपी साइट्रेट को इनहिबिट करता है और एसिटाइल कोएंजाइम है, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्रेब्स साइकिल में, इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। फिर रिडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है जिससे कि डिक्रीज होता है लाइपोजेनेसिस की प्रक्रिया, यानी फैट बनने की प्रक्रिया, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन और बीटा फैट ऑक्सीडेशन बढ़ता है। तो ये क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जो आप वहां देख रहे हैं रिडक्शन, जब आप गार्सिनिया कंज्यूम करते हैं, जो तीसरा स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए जहां पे बन रहा है, ये अगले लेवल पे हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड उस एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से फैट का बनना कम हो जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कम हो जाता है और आपका जो भी ओवरऑल प्रक्रिया है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की फैट को, वो भी कम हो जाती है, राइट? वही मेथड है, वो कैसे काम करता है, अनयूज एनर्जी ग्लूकोज को, मतलब आप बहुत डेप्थ में नहीं जाइए, भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल से इतनी बात समझिए, जो हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो फर्दर फैट बनने की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। इसके बाद चलते हैं बेनिफिट्स कहाँ कहाँ है। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये फैट के प्रोडक्शन को कम करना शुरू कर देता है, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल उसको रिड्यूस करता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बेली फैट को कंट्रोल करने में मदद करता है और इसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स भी हैं। इसके बाद आता है कोमीफोरा मुकुल यानी कि गुगुल, ये भी बहुत मदद करता है बॉडी के इन्फ्लेमेशन को चेक करने में। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ रही है, सूजन आ रही है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ये उसको भी चेक करने में मदद करता है, आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है और आपको एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तीसरा है ग्रीन टी, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है वैसे आपकी चयापचय क्रिया बढ़ती है, चयापचय क्रिया बढ़ेगी, थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, ज्यादा होगी, तो जो ग्लाइकोजेन या जो भी फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर्ड है वो धीरे धीरे गलना शुरू होगा, गल के एक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी में आएगा और आपको ज्यादा एक्टिवेट करेगा, आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और जो स्टोर्ड फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इन सारी प्रक्रिया से
आपका वजन कम होता है। तो जो लोगों को भी वजन कम करना है, जितनी लाइफस्टाइल चीजें बताई गई उनका ध्यान रखना है। इनिशियली किसी को भी बताना है तो एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं बतानी। हमारे पास टाइम की कमी है तो हमने एक साथ आपको सब डिलीवर कर दिया है, पर जब भी किसी को वेट लॉस में हेल्प करनी है पहले उसकी काउंसलिंग करिए, देखिए उसकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या करता है अपना डे टू डे लाइफ में। उसकी लाइफ को स्टडी करने के बाद में उसका एक चार्ट बनाइए डूज एंड डोंट्स का, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है कितना खाना है, क्या दिनचर्या फॉलो करनी है, उसके साथ में फास्टिंग और उसके साथ में और सारी चीजें एक्सरसाइज या जो भी चीज आप उसको रेकमेंड कर रहे हैं। और जब भी किसी को वेट लॉस के मिशन पे लेके आइए ना तो उसको 6 महीने का एक टाइम दीजिए, उसको बोलिए 6 महीने आपको वो करना है जो हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते करते आप देखेंगे कि अगर वो हर चीज आपकी बताई फॉलो करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली 10, 12, 15 किलो वजन कम करना 6 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर वेट लॉस। ये मंथ वेट लॉस मिशन का है, लेकिन ये सिर्फ मंथ नहीं है। ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन जो कि ओबीज या ओवरवेट की तरफ जा रहा है और उसके वेट रिवर्सल के ऊपर आप काम अगर करते हैं तो लेट मी टेल यू दिस वुड बी अ फैबुलस थिंग फॉर योर लाइफ, फॉर दैट पर्सन्स लाइफ, और वो आपको हमेशा इस चीज के लिए प्रेज करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।